इंटरेस्ट रिट्रीट सेरेमनी जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान 49 पंचायत समितियों की 100 ग्राम पंचायतों में 1700 ग्राम पंचायतों में डाले वोट, सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। सीए एनआरसी के विरोध में भारत बंद, उदयपुर में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कोटाज में डूंगरपुर में रहा मिला जुला असर। उदयपुर एसीबी की कार्रवाई, इलाहाबाद बैंक के अधिकृत डीएसए धर्मेंद्र वर्मा सुरेश कुमार को 20,000 की घूस लेते किया ट्रैप। जायल में ट्रक और कार में भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, 2 लोग हुए गंभीर घायल। और हैमिल्टन मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत, सुपर ओवर में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, सीरीज पर जमाया कब्जा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप जरूर बने रहिए जन टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट 2020-21। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है और इस बजट के जरिए हम आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी इस बजट को लेकर के क्या सोचता है, पहले क्या स्थितियां रही, अभी क्या पोजीशन है, क्या डिमांड्स हैं। देखिए, रिएक्शन या तो पहले के बजट जो उसके एक्सपीरियंस पे आप दे सकते हैं, लेकिन जनता की अपनी एक डिमांड होती है
और हमारे यूनियन बजट पे देश की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ताओं की डिमांड्स, उसका काफी कुछ प्लेटफॉर्म टिका हुआ है। यूं तो अगर हम बात करें तो बजट का महत्व पहले जैसा रहा नहीं है। कभी भी बढ़ा दिया जाता है जो स्लैब, उसको कभी भी कम कर दिया जाता है, किसी मत का कभी भी सौदा कर दिया जाता है। तो बजट की वो खास बातें अब रही नहीं, लेकिन एक उम्मीद होती है कि बजट से शायद कुछ मिलेगा। तो चलिए बजट की क्या खास उम्मीदें हैं वो लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं आपको आज का थोड़ा मजमून दिखाता हूं, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। छोटे उद्योगों को 59 मिनट में लोन की सुविधा। किराए के मकान के लिए कानून बनेगा, जल्द आदर्श किराया कानून बनेगा। 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन योजना। मीडिया के साथ साथ एविएशन और एनिमेशन के सेक्टर में एफडीआई पर विचार। 2022 तक हर घर हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। देश में 100 नए कलेक्टर बनाए जाएंगे। कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ाया जाएगा। जनधन खाता धारक महिलाओं को 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा। 45 लाख का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। बजट पेश होने की तारीख करीब आ चुकी है। भारत इन दिनों गंभीर आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है और इसी वजह से देश के लोगों की वित्त मंत्री से उम्मीद बहुत बढ़ गई है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वित्त मंत्री भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देने के उपाय कर पाएगी। मौजूदा स्थितियों में वित्त मंत्री के पास विकल्प बहुत कम है। अब वित्त मंत्री को वास्तव में पहले से परखे गए विकल्प पर अमल करने की जगह कुछ नया करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय इस समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी संकेत कमजोरी दिखा रहे हैं। क्लास के हिसाब से मुझे लगता है कि एटीसी में जो स्लैब जो हमको मिलता है उसके अलावा भी थोड़े से और स्लैब्स बन जाए ताकि सेविंग्स का जो एक है हमें थोड़ा सा दायरा बढ़ के मिलेगा, तो वो हो जाता है। तो दिस इज व्हाट की फॉरवर्ड। और महिलाओं के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लैब और बढ़ना चाहिए। ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हम उम्मीद करते हैं थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सेविंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए कुछ स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट। और टैक्स रिलीफ अगर थोड़ा बढ़ सकता है तो बेहतर होगा और गोल्ड पे जो ड्यूटी थोड़ी कम हो जाए। अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में 2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है।
अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण माल एवं सेवा कर यानी कि राजस्व से प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व भी लक्ष्य से 50,000 करोड़ रुपए कम रह सकता है। पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट कर की दरों में की गई 28 साल की सबसे बड़ी कटौती से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ा है। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और घरेलू स्थानगत निवेशकों के दीर्घ एवं अल्पाधिक की पूंजी आय पर अधिशेष को भी वापस लेने की घोषणा की थी। इससे खजाने पर 1400 करोड़ रुपए का दबाव पड़ा। इस बजट से लोगों, निवेशकों, उद्योगपतियों एवं विश्लेषकों को काफी उम्मीदें हैं। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि देश की जीडीपी ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती, पूंजीगत निवेश बढ़ाने और नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने चाहिए। इसी तरह उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को वित्त तंत्र से जोड़ने की हिमायत दी है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बिना टिकाऊ वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल होगा। आम लोगों का ये सोच है कि बजट के अंदर मध्यम वर्ग को, जो कि विशेष रूप से आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है, उसको विशेष रियायत दी जानी चाहिए। टैक्स स्लैब के अंदर परिवर्तन करके उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें छूट देनी चाहिए। छूट की सीमा 10 लाख रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक तो होनी ही चाहिए, ताकि आम आदमी को इस महंगाई से छुटकारा मिलाया जा सके। व्यापारी का कोष खाली हो गया, एक तरफ से टैक्स की मार, दूसरी तरफ से ऑनलाइन व्यापार का नुकसान। बड़े बड़े मॉल और दोनों से व्यापारों को बहुत अहित हो रहा है और इस टैक्स प्रणाली में व्यापारियों को छूट देनी चाहिए और एक सब्सिडी जारी करनी चाहिए। व्यापारियों को एक फर्स्ट एड देना चाहिए और देन टैक्स स्लैब में 10 लाख से मिनिमम टैक्स नहीं होना चाहिए। से में उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन कभी भी पूरी नहीं होती है। इस बार 2020 में जो केंद्र बजट पास होने वाला है, फरवरी में जो हमारा केंद्र बजट पास होता है, उसके हमें बहुत उम्मीदें हैं। बहुत सारी कंपनियों को, जो बाहर की कंपनियों को लाए वो ठीक है, पर अपने ही कंपनियों पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यहाँ पे जो ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमें बाहर ना जाना पड़े। युवा शक्ति बाहर जाएगी तो फिर इंडिया का विकास कैसे होगा? इंडिया का विकास चाहिए तो अपने को ही बूस्ट होना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त रखे जाने का सुझाव दे रहे हैं विशेषज्ञ। 2 लाख करोड़ रुपए कम कर सकता है कुल संग्रह लक्ष्य से। 1.5 लाख करोड़ रुपए कंपनी कर और व्यक्तिगत आयकर में कमी का अनुमान। 50,000 करोड़ रुपए कम करने का अनुमान जीएसटी संग्रह लक्ष्य से। आगामी बजट में महिलाओं के वित्तीय समावेश के लिए कदम उठाए जाने पर सुझाव। महिलाओं को टैक्स में अतिरिक्त छूट देने का भी सुझाव दिया। ये लोगों के अपने विचार है, लेकिन 1 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को कितना निर्मल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जंटी। आपने देखा, ये कुछ सुझाव और विशेषज्ञ की राय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट हमारे जुड़ चुके हैं। भाजपा से पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आरपी विजय साहब हमारे साथ जुड़े हैं। यूथ उपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालिनी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पंकज गुप्ता साहब 40 से हमारे साथ में जुड़े हैं, जो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। सभी का स्वागत है। मैं पंकज जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक ऐसे वक्त बजट आ रहा है कि जब चारों ओर मंदी है और ये कहें कि सीए को लेकर के देश में 2 नीतियां बनी हुई हैं। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ लोग इसके, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बजट पे कोई इंपैक्ट आएगा। बजट अपना काम कर रहा है। ये एक आइडियोलॉजिकली पक्ष और विपक्ष की एक इश्यू हो सकता है, लेकिन एक बात मैं यह शेयर करना चाहूंगा। जो कहा जा रहा है अभी कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और पिछले 30 साल की सबसे मंदी, इस बजट पर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। आम व्यापारी क्या उम्मीद करता है ऐसी पोजीशन में? देखिए, एक्चुअल में होना तो बहुत कुछ चाहिए और उम्मीदें बहुत सारी हैं, पर कुल मिलाकर के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री, अपने वित्त मंत्री जी जो हैं, उनको कुछ इस तरह का, एक्चुअल में क्या होता है, इकोनॉमी में निचले लेवल से सब कुछ डेवलप होता है। आप एमएसएमई के लिए कुछ अच्छी स्कीम्स, योजनाएं लाएं, एमएसएमईज को बेनिफिट दें, एमएसएमईज को कुछ इस तरह का लाभ दें जिससे उसके पास पैसा पहुंचे और एमएसएमई को आप डेवलप करें। मैं उद्योगों के हिसाब से अगर बात करूं। दूसरा, बेरोजगारी चरम पर है इस समय, ये बात ठीक है, तो बेरोजगारी मिटाने के कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे अब आप नए उद्योगों को अगर विकसित करने में मदद करेंगे, एमएसएमईज को डेवलप करेंगे,
कहा जाता है एमएसएमई इज द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी, तो आप उस ग्रोथ इंजन को डेवलप करें। अभी इस समय रिवर्स हो रहा है सब कुछ। पिछले कई सालों से जो बात की जा रही है, आज तक जो भी कुछ होता रहा पिछले कुछ सालों से, वो सब कुछ रिवर्स हो रहा है। आप हायर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको बेनिफिट दे रहे हैं, इससे कॉर्पोरेट्स और डेवलप हो रहा है, पैसा वापस इकोनॉमी में नहीं आ रहा। तो अगर आप एमएसएमई को पैसा देंगे तो एक पूरी मैकेनिज्म घूमेगी इकोनॉमी में, पूरी एक गोल साइकिल होता है। निचले लेवल पे पैसा आया, उसके बाद ऊपर तक वो पैसा घूमता है, हर व्यक्ति के पास पैसा जाता है। वो ब्रेक हो चुका है, वो पूरा इकोनॉमिक साइकिल बीच में से ब्रेक है। आप कॉर्पोरेट्स को पैसा पहुंचा रहे हो तो कॉर्पोरेट्स वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं। एक डर का माहौल भी है। डर एक्चुअल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अभी पिछले 5-7 साल से लगातार जो दूसरी पारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी बहुत इम्पैक्ट है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उनको समझाने का एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म सरकार नहीं दे पा रही है। ये मैं फेलियर भी नहीं कहूँगा, ये कुछ मैं कहूँगा कि एक पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उस सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको सही रूप में पहुंचाया जाए। एक डर का माहौल है, वापस जिसको कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। अब एक नई चीजें सुनने में आ रही हैं कि भाई आप एक निश्चित सिस्टम से ज्यादा या निश्चित एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, एक डर। आप निश्चित सीमा से ज्यादा गोल्ड नहीं रखते, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इकोनॉमी में वापस पैसा रिटर्न कैसे होगा, कैश फ्लो ही बंद हो गया बिल्कुल। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती उम्मीदों के साथ साथ यह भी है कि आम व्यापारी को भरोसा दिलाने की एक बात है कि भरोसा दिलाया जाना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में, शालिनी जी के पास में जाना चाहूंगा। शालिनी जी, किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में, एक आम परिवार किस तरह की अपेक्षा करता है? नमस्कार, पहले तो सबको शुभकामनाएं आज वसंत पंचमी की। तो ये बजट आने वाला है 1 फरवरी को, एंड हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, वो सेकंड टाइम बजट पेश करेंगी। और मैं एक महिला हूँ, वो महिलाएं हैं, तो नेचुरली सब यही सोचते हैं कि महिला सब चीज़ जानती है, क्योंकि वो घर की रसोई से लेके बच्चों के एजुकेशन से लेके हस्बैंड, अपने एलिंग पेरेंट्स, इन लॉज, तो बहुत सारे सेक्टर कवर करती है महिला अकेली घर पे। तो मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं और मैं मानती हूँ कि सबकी अपेक्षाएं होंगी, और हमेशा सारी अपेक्षाएं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये बात कंफर्म्ड है। और बजट से तो सब लोगों को कुछ ज़्यादा ही होती हैं और सब चाहते हैं कि हर चीज़ फ्री हो जाए। तो मैं ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ तक कि मंदी का सवाल है, यस, एक दुर्भाग्य है कि पूरे विश्व में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो हमारे देश में भी दिख रहा है वो, दैट आई एम श्योर कि वो पिकअप हो जाएगा। पर जहाँ तक एक गृहिणी, जैसे मैं बोलना अपने तरफ से अगर बताना चाहूँ, तो टैक्स पेयर्स, हम लोग एक टैक्स पेइंग फैमिली से हैं, तो टैक्स पेयर्स के ऊपर जो बर्डन है वो एक हद तक देखना चाहिए। सेकेंडली, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। मेरे 2 बच्चे हैं जो एम्प्लॉयमेंट के उसमें हैं, श्रेणी में आते हैं, इन द सेंस उस एज लेवल में है। तो नेचुरली एज अ कंसर्न्ड मदर मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक इंसान को, एक व्यक्ति को, चाहे वो लड़का है या लड़की, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसका पूरा घर चलता है उस एम्प्लॉयमेंट पे, उस पैसे पे पूरा घर चलता है, आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आप मार्केट में जाके चीज़ें खरीदते हो तो चीज़ों का प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लाना चाहिए। जो मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया, आई थिंक उस पर बहुत जोर देना चाहिए। और असलियत में मेक इन इंडिया या इंडिया के अंदर बहुत सारी नई फैक्ट्रीज आनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। जो बंद पड़ गई है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मेरे भी एलिंग पेरेंट्स हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और हमारे बहुत फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स हैं। हॉस्पिटल सेक्टर पे, जो मेडिकल सेक्टर है, इस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो या हॉस्पिटल के ऊपर इंश्योरेंस हो। जो हॉस्पिटल का बजट है, भगवान ना करे, करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भगवान ना करे किसी के ऊपर ये बीमारी ऐसी चीज है। देखिए, गौतम बुद्धा ने भी इसका जवाब ढूंढने के लिए वो निकल पड़े थे कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमारी तो सब जगह होगी। आयुष्मान भारत मोदी शायद यही सोच करके लेकर के आए, और स्टेट्स में भी अपनी अपनी योजनाएं हैं। लेकिन मैं जो देखता हूं मीडिया रिपोर्ट्स, हमारे साथी भी जो जाते हैं, वो कहते हैं कि सब योजना बहुत अच्छी है, एक गरीब को उम्मीद भी बंधी है इससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ्री इलाज भी हुए हैं। लेकिन डिलीवर जो है, सिस्टम जो डिलीवर होना चाहिए, हाँ, पैसा जैसे मिलना चाहिए, किसी को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हॉस्पिटल्स बंद कर रहे हैं।
ये एक मुझे लगता है मॉनिटरिंग की कमी है। आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गरीबी की आज परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो गए, ह्यूज हॉस्पिटल्स हो गए, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हो गए, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे अगर हम जयपुर में हैं और जयपुर की बात करें, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पे कितना लोड है। और यहाँ के गवर्नमेंट ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, नए नए हॉस्पिटल्स आएंगे। ये सब कब होगा? ये आएंगे, ये तो शायद मैं छोटेपन से लेके आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, 50 साल के होने वाली हूँ, तो इसमें ये सुनती आई हूँ कि ये होने वाला है। ये होगा कब? और जो ये जितनी भी योजनाएं होती हैं आजकल इनको पॉलिटिसाइज कर जाते हैं कि अगर ये योजना का नाम ऐसे रखेंगे तो इस पे बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसका नाम ये नाम बदल जाने से राजनीतिकरण हमारे यहाँ पहले ढूंढा जाता है। राइट, मैं वापस लौटूंगा शालिनी जी, नाम बदल इम्पोर्टेंट चीज हमेशा, प्लीज मैं चाहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ये बात सुने कि हॉस्पिटल केयर पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक हॉस्पिटल विजिट इंसान को 10 साल पीछे कर देती है, इतना एक्सपेंसिव है। और आज की तारीख में जहां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक कॉमन चीज हो गई है लोगों के लिए। और एजुकेशन सेक्टर में लास्ट टाइम, आई एम सॉरी टू से, जो ध्यान कम दिया गया है एजुकेशन सेक्टर पे, उस पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। जी चलिए, उपेन्द्र यादव हमारे साथ में इस वक्त हैं और मैं उपेन्द्र के पास में जाना चाहूंगा। उपेन्द्र जी, युवाओं को बड़ी उम्मीदें होती हैं किसी भी चीज से, वो फेस्टिवल हो, घर में मैरिज हो या फिर बजट हो, तमाम जो चीजें होती हैं इसमें मुझे ये चाहिए, तो यूथ में चर्चा भी होती होगी। आज का बच्चा स्कूल से चर्चा शुरू कर देता है कि अच्छा बजट आ रहा है, उस पर अपनी प्लानिंग्स होती है उनकी, तो किस तरह की उम्मीद है बजट से? पिछले बजट में बड़ी आशा ये थी और उस समय निराशा हाथ लगी थी। इस बजट में देश के युवाओं को बड़ी आशा है और देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी होगी। और इस बजट से आशा है कि जो 22 से 24 लाख पद जो सरकारी पद है, उन पदों पे वैकेंसी निकालने की आशा है कि वैकेंसी निकाले। इसके अलावा जो प्राइवेट क्षेत्र में कहीं रोजगार के अवसर ज्यादा मुहैया करवाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षा, जो कोचिंग जो मिल रही है, जो आज कोचिंग मालिक जो लूट रहे हैं बेरोजगारों को, तो वो उसको कम से कम जीएसटी मुक्त करें, जीएसटी हटाई जाए, जिससे शिक्षा उन लोगों को कम पैसों मिल पाए, क्योंकि लूट रहे कोचिंग वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बजट में युवाओं को इसलिए आशा है कि अभी तक तो हमने देखा है केंद्र सरकार के द्वारा हिंदू मुसलमान गाय मस्जिद पे लगातार भाषणबाजी होती रही है, लेकिन युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ, रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ। और इतनी बेरोजगारी इतनी दर इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम बेरोजगारी की समस्या का निदान कैसे करेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। तो इस बजट से पूरे देश को, युवाओं को बड़ी आशा है, कहीं न कहीं बेरोजगारों के लिए यह बजट अच्छी खबर लेकर आएगा। अन्यथा इस बजट में यदि बेरोजगारों को राहत नहीं मिलती है तो आने वाले समय में बेरोजगारों के साथ बेरोजगारों की दुर्गति तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास बिल्कुल थमसा जाएगा। उपेन्द्र जी, चलिए आपके पास में मैं वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ उपेन्द्र राजपुरोहित जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उपेन्द्र जी, किस तरह की उम्मीद है बजट से? नया बजट आने वाला है और दूसरी पारी है निर्मला जी की भी और मोदी साहब के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं बताऊंगा ये भारत का दुर्भाग्य है। बजट ही नहीं, भारत का दुर्भाग्य, मेरी पूरी बात सुनिए आप। बजट दुर्भाग्य कहाँ है? ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का बजट देश का बजट है, किसी घर का बजट नहीं है, कोई दुकान का बजट नहीं है, अपने पर्सनल व्यवसाय का बजट नहीं है। ये देश के पूरे साल का जो संचालन होगा, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार से खर्चों पर नियंत्रण किया जाएगा, किस प्रकार से इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाए जाएंगे, क्या किया जाए जिससे सभी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, डेवलपमेंट की स्पीड बढ़े। आप वित्त मंत्री जो है हमारा, वो किस फैकल्टी से है, ये चिंता का विषय है। बार बार प्रधानमंत्री जी को चेताया गया कि आप कम से कम वित्त मंत्री तो ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो इकोनॉमिस्ट हो। अरे आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है तो आप विपक्ष की पार्टी से डिस्कस कीजिए, वहां बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने 70 साल चलाया है। इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए आप, 70 सालों की, पिछले 6 सालों की ग्रोथ देखिए, कहां चला गया हिंदुस्तान। तो बड़ी चिंता का विषय है। अब हम खाली हर बजट की तरह पहले अनुमान लगाएं कि साहब ये होगा वो, देखिए बजट के अंदर प्रावधान इस प्रकार के होने चाहिए जो सभी के हित में हो। व्यापारी वर्ग भी संतुष्ट हो, कर्मचारी भी संतुष्ट हो, किसान भी संतुष्ट हो, गृहिणियां भी संतुष्ट हो, विद्यार्थी संतुष्ट हो, छोटा दुकानदार, छोटे
जो हथकरघा उद्योग चलाने वाले हैं उनको भी इसमें किसी न किसी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। टैक्स हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का हर आदमी देना चाहता है। हर आदमी को पता है कि टैक्स देश के डेवलपमेंट के लिए कितना अहमियत रखता है। देश का डेवलपमेंट होगा, हमारा डेवलपमेंट अपने आप होगा। टैक्स से कोई बचना नहीं चाहता, लेकिन टैक्स इस प्रकार से हो जिससे आम जन जीवन दुष्प्रभावित ना हो। आपने जीएसटी का फॉर्मूला दिया, पूरे हिंदुस्तान को चौपट करके छोड़ दिया। आप नोटबंदी लेके आए, उस पर आपने इकोनॉमिस्ट जो थे उनसे डिस्कस किया कि नोटबंदी ला रहे हैं। आप अपनी मर्जी से अपने को जो खुद को अच्छा लग रहा है खाली उसी फैसले को पूरे देश पर थोप रहे हैं, ये चिंता का विषय है। चलिए अब मैं इस बजट में, ये तो मैं पुराना राग अलापा है जो नया वाला बताइए। ये पुराना राग अलापा है जो देश भुगत रहा है पिछले 5 साल के अंदर। अब नहीं कि मैं आपको बता दूं, मेरी अपेक्षा है हमारी जैसी भी वित्त मंत्री है उनसे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कर दिया है तो ठीक है, वरना मेरी बात अगर उनको पहुंच जाए खुदा न खास्ता तो वो उसमें डाले। उपेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, आप ये बात कर रहे हो कि उनको सद्बुद्धि दे। मुझे लगता है कि बहुत ही सुलझी हुई महिला है और उनका एक अपना एक देश पे की जनता ने जब इस सरकार पे भरोसा किया, जब भी बनी, और सरकार ने निर्मला सीतारमण पे भरोसा किया, तो ये तो भरोसा रखना चाहिए। आप सुलझा हुआ शायद उसे मानते हैं जो जैसे मोदी जी कहे वैसे करता रहे, तो बिल्कुल मैं आपकी, ये तो लाइबिलिटी सरकार की है और आपसे मेरी सहमति है, उनकी है। आपसे मेरी सहमति है यदि कि मोदी जी के अकॉर्डिंग वो अगर पेश कर देंगी तो बिल्कुल मैं उनको, लेकिन ये उनको 1 तारीख को साबित करना है। देखिए, शिक्षा किसी भी देश काल में हम जाए, शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा को इनको फ्री कर देना चाहिए। शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। एक तरफ तो हम शिक्षा का प्रचार करते हैं, एक तरफ गरीब बच्चे जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, या जिनका इनकम ऑफ सोर्स बहुत ही एक लो स्केल पर है, वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। कहां जा रहा है हमारा देश? वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास। दूसरा सर, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि अब सारे दूसरा शिक्षा और चिकित्सा, अभी मैडम ने बताया, चिकित्सा और शिक्षा ये 2 ऐसी अहम आवश्यकता है जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। तो मेरी इनसे उम्मीद है कि इन 2 चीजों के ऊपर वो कंप्लीटली इस बजट में कंसिडर करेंगे और पूरे देश को इससे राहत दिलाएंगे। चलिए आरपी विजय साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। विजय साहब, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो पंकज गुप्ता जी ने एक बात कही कि बजट से पहले हम प्री टॉक्स भी करते हैं, हर गवर्नमेंट व्यापारियों से भी चर्चा करती है। अभी जो स्थितियां हैं उसमें एक डर का माहौल है व्यापारी में, जो आपने सुना भी, और उम्मीदें बहुत सारी होती हैं, लेकिन लिमिट्स गवर्नमेंट की अपनी होती हैं कि एक सीमाओं में सारी चीजों को करना है। 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो राजस्व घाटा बढ़ने की जो उम्मीद जताई जा रही है और जिसके संकेत पहले मिल भी चुके हैं, आरबीआई के रिव्यू में भी मिल चुके हैं और पिछले दिनों जब छमाही की हमारी समीक्षा है उसमें मिल चुके हैं। दूसरा, जीएसटी का कलेक्शन, अब तक का जो कलेक्शन रहा बहुत अच्छी स्थिति में रहा, लेकिन अभी जाकर के काफी डाउन जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन पे भी असर पड़ सकता है। क्योंकि जीएसटी का मैं इस वजह से कह रहा हूं कि राजस्व रेवेन्यू जो आपका कलेक्शन है उसके ऊपर, तो अगर रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो निश्चित रूप से आपका राजकोषीय घाटे पे उसका असर पड़ेगा। 3.3 की शायद लिमिट है मेरे ख्याल में राजकोषीय घाटे की, उसको क्रॉस कर सकता है। खैर ये मैं पूरा अनुमान इस वजह से कह रहा हूं, कुछ एक्सपर्ट्स की जो राय है उसके लिहाज से। तो एक डर की जो बात है, व्यापारी का डर कैसे निकालेंगे, ये एक बड़ी बात है। मैं आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2020-21 और हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह की उम्मीदें हैं लोगों को। आरपी विजय साहब के पास में जाना चाहूंगा। विजय साहब, एक डर की बात आई है सामने कि व्यापारियों में एक डर है। योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को, जितने भी पैनलिस्ट हैं और हमारे दर्शकों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। दूसरा, जो बात चल रही है अपनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे पंकज गुप्ता जी ने बोला अभी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ करना है। नो डाउट आज मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि कॉर्पोरेट पे तो वो बहुत कुछ कर चुके हैं और इसमें इफेक्टिव रेट है वो 22% और 15% कर दी। अगर स्टार्टअप है तो उनके लिए 15% है, बाकी के लिए 22% है। इफेक्टिव रेट तकरीबन 25% उनके पड़ती है और 17% इनकी पड़ती है। लुकिंग टू दिस, एलएलपी को जो हमारी पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल्स जो हमारे बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर 30% का बर्डन आ रहा है ऑलमोस्ट। तो मेरा भी निवेदन आप लोगों के साथ, मैं चाहे बीजेपी का हूं तो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर से वैसे रिक्वेस्ट कि आप तो सब कुछ हो चुका है, बट हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस बारे में उन्होंने डेफिनेटली सोचा होगा और ये उसके परिलक्षित होगा बजट के अंदर। दूसरी चीज मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि अभी तक उन्होंने हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, एक्चुअली जो कॉर्पोरेट लेवल है इसके पीछे रीजन था, जो टैक्स घटाने का 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो हमारे को इनको बेनिफिट दिया गया है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, ले दे करके कि किसी भी तरीके से जो चाइना और यूएस का जो ट्रेड वार चल रहा था उसके अंदर अगर सपोज करो कोई यूनिट्स अगर हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर हमारे हिंदुस्तान में आती है तो उनको एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सबको। तो जैसे कि छोटे छोटे कंट्री जो हमारे हैं आसपास में, उनकी भी टैक्स रेट हमारे से भी कम है, अभी आज की तारीख में भी 21% के आसपास है। उस वजह से उन्होंने 22% किया और हो सकता है इसका बेनिफिट हमको आने वाले टाइम में मिले। दूसरी चीज, अभी तक इन्होंने प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट दिया, मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स कौन होता है? जो इंडिविजुअल होते हैं, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं, दे आर बेसिकली कंज्यूमर्स। जब प्रोड्यूसर्स को इन्होंने बेनिफिट दिया है तो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए आज कंज्यूमर्स को भी इनको बेनिफिट देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो अभी मेरे को जो उम्मीद लग रही है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में जो ये बजट है 1 तारीख को जो हमारा परिलक्षित उसके अंदर आ जाएगा कि कुछ हमारे मध्यम वर्गीय हैं या जो हमारे सैलरी पेड एम्प्लॉइज हैं या छोटे हमारे ट्रेडर्स हैं जिनमें पार्टनरशिप फर्म आ गई, एलएलपी आ गई और इंडिविजुअल्स आ गए, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स आ गई, इनको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा ये जरूर मानना है क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स को अगर कोई बेनिफिट दिया गया है तो अल्टीमेटली अगर कोई प्रोड्यूस करेंगे तो उनको जब तक कि उनके हाथों में पैसा नहीं जाएगा कंज्यूमर्स के हाथों में, तो कंज्यूमर्स को रिलीफ देना जरूरी है। और 100% मैं मानता हूं कि कंज्यूमर्स को रिलीफ देगी सरकार और अपन को उम्मीद भी करनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी बात चल रही थी शिक्षा की और हेल्थ की, तो मैं ये आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूं। शिक्षा के अंदर जो 70 साल के अंदर मैं कहता हूं कि 56 साल तो एक पार्टी ने राज किया है, ठीक है, जो भी कारण है उसको भूल जाए हम, पर जो बेस्ट से बेस्ट आज की तारीख में हो सकता है, क्योंकि दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी चीजों से निकलने का होता है। आपको तो अपना काम करना है और कैसे भी करके। तो बजट में भी ये इफेक्ट आएगा 70 साल, 60 साल, 55 साल? नहीं, मैं ये नहीं आना चाहिए ना। मैं यही तो कर रहा हूं कि बेसिकली क्या इन चीजों को छोड़ करके अपन जब भी बहस करते हैं तो भाई 70 साल, 55 साल, 25, मैं कहता हूं आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है उनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। हमारे उपेंद्र जी बोल रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी, मैं आपको बता दूं उपेंद्र जी जेएनयू से इकोनॉमिक में ही उन्होंने स्टडी की है और पीएचडी की है, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट देखो टाइम क्या होता है कि आज की तारीख में जो इकोनॉमिस्ट होता है उनको एक्सपीरियंस की दरकार नहीं होती है। मनमोहन सिंह जी भी क्या था कि इकोनॉमिस्ट ही थे, धीरे धीरे वो एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स थे, फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। धीरे धीरे हर चीज आती है, ऐसा नहीं है कि उनके टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी। आज उनके टाइम पे भी जो जीडीपी हमारी 9% थी वो घट करके 4.5% आ गई थी, ऐसी 4.7 आ गई थी उस समय भी। तो ऐसा नहीं है कि आज अच्छे से अच्छा इकोनॉमिस्ट भी अगर किसी कारण से फेल होता है, इसके अंदर इकोनॉमिक रिसेशन, जैसा कि हमारे अभी शालिनी जी ने बताया कि ये जो है ना इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरे ग्लोबलाइजेशन में है, पूरे ग्लोबल में है ये। आज हिंदुस्तान में मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। देखिए, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब सांसद आपके रही थी अभी वो बड़ौदा से, लेकिन उसके बाद में कभी पता नहीं बन पाई। सुषमा स्वराज जी के वक्त की बात है जब प्रमोद महाजन भी जिंदा थे। मैंने एक बात उस वक्त का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, ये कहा गया था जब बजट पे डिबेट चल रही थी, लाइव नहीं हुआ करता था उस जमाने, भावना चिखलिया दीपिका जी की बहन थी और बड़ौदा से सांसद थी, जब बड़ी तेल मेजे बजा जा करके सबने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था उनको,
ये कहा गया था कि हम ये कह करके आड़ नहीं ले सकते कि पड़ोस में सभी जगह बुखार हो रहा है तो हमारे बच्चे कैसे बच सकते हैं। हमें हमारी सेफ्टी खुद को करनी है। वर्ल्ड इकोनॉमी को हम इस पे कह के ना चैलेंज कर सकते हैं ना उसकी दुहाई दे सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि किसी भी देश की बेहतर इकोनॉमी के लिए आप अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका बेहतर तालमेल है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ साथ। मेक इन इंडिया के बाद में मुझे जो लग रहा था कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकेंगे, इंपोर्ट कम कर सकेंगे, लेकिन आज पोजीशन देखिए, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट लीजिए, आप आम जो चीजें हमारी वो देख लीजिए, आज इंपोर्ट पे हम इतने डिपेंड होते जा रहे हैं जो कि ज्यादा होना चाहिए था। मैं एक बार आपके पास में आऊंगा वापस, मैं पंकज गुप्ता जी को जोड़ना चाहूंगा इस पे। पंकज जी, ये मेरा सवाल इस वजह से है कि एमएसएमई का जो आपने जिक्र किया, कॉर्पोरेट सेक्टर को 1,40,000 करोड़ रुपए की राहत दी सरकार ने। उस वक्त भी कहा था कि भाई पैसे का अगर फ्लो अगर मार्केट में आएगा तो मार्केट से पैसे चैन है। एक नरेगा यो कह सकते हैं, नरेगा में एक बेवकूफी, माफ करिएगा, सॉरी, भूल जो रही उस वक्त की सरकार से मैकेनिज्म में, वह रही कि एसेट्स तैयार नहीं किए, गड्ढे खोद के रख दिए। अगर उस पैसे को यूटिलाइज किया जाता, इकोनॉमिक्स की थ्योरम एक बात कहती है, आप सब लोग थोड़ा अच्छे से जानते होंगे, अगर पैसा कर्ज के रूप में लिया जाता है, अगर उससे एसेट्स खड़े हो रहे हैं, सामाजिक उत्थान हो रहा है तो कर्ज लिया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई बात नहीं। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एसेट्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप अगर मौज मस्ती के लिए ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उधार लेकर के घी पी रहे हैं, जो आम भाषा में कही जाती है। यहां सवाल यह है साहब कि आपने डर के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, 7th पे कमीशन आया, 1,40,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर को भी दिया गया। इससे तो इकोनॉमी का फ्लो, लिक्विडिटी मार्केट में आनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए सर, एक्चुअल में ये चीज कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को खोज रही है कि एक्चुअल में पैसा देने के बाद भी पैसा आ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉर्पोरेट्स के पास पैसा गया है वो पैसा कहां ब्लॉक हो रहा है, और 2 बार बहुत बड़े पैकेज दिए गए हैं। दूसरा, 7th पे कमीशन में भी बहुत सारा पैसा बांटा गया, वो पैसा वापस फ्लो नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल है। अच्छा, बात जहां तक उद्योग की आती है या बिजनेस की आती है, तो व्यापारी के पास पैसा, व्यापारी खुद भी उपभोक्ता है, व्यापारी के पास पैसा उपभोक्ताओं से आएगा। अगर कोई परचेजिंग करेगा तो पैसा आएगा, कहीं ना कहीं वो खुद बहुत सारी चीजों को, क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्री के साथ साथ जितने भी उद्योग हैं, पूरे उद्योग से एक चैन, एक कोई भी प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री, बहुत कम है कि वो एक इंडस्ट्री बना रही है, एक प्रोडक्ट पूरी चैन से बनता है। तो एक पूरी चैन है उसमें। अब वो कहीं भी टूट रही है, कहीं भी अगर वो ब्रेक हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट बनने में अगर कहीं कमी है, या फिर डिमांड कम हो रही है, क्योंकि सीधा सीधा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, डिमांड सप्लाई रूल लॉ है पूरा। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई अपने आप कम होगी। डिमांड क्यों नहीं आ रही मार्केट में? पैसा है लेकिन डिमांड नहीं कर रहे हैं लोग। इवन ये एक बहुत बड़े ताज्जुब की बात है, मेडिकल इंडस्ट्री जिसको तो हमेशा एक ही लेवल पे रहना चाहिए, वो भी आज स्लो डाउन पे है। क्या बीमारियां कम हो गई हैं? नहीं, बीमारी भी उतनी है, लेकिन उसके उपभोक्ता भी गायब हैं। अब हम उसके लिए कहीं दोष देते हैं कि भाई हम आम उपभोक्ता जो है वह ऑनलाइन के ऊपर बेस्ड हो गया है, पर ऑनलाइन भी, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर पूरी के पूरे वैश्विक रूप से, अब वैश्विक को भी अपन दोष दें कि जहां बात कर रहे थे आरपी विजय जी की भाई वैश्विक मंदी है, वैश्विक मंदी का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सिस्टम है, उससे वैश्विक मंदी का असर हमारी इकोनॉमी पे आएगा। लेकिन कहीं जो हमारी खुद की इंडियन इकोनॉमी है वो जो स्टेबल थी, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी अभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उतनी बेस्ड नहीं है। हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी एक पूरी बचत आधारित सिस्टम रहा है। हम लोग अपने एक सिस्टम से चलते रहे हैं। हम इंडियंस का एक पूरा सिस्टम है, हमारा एक कन्वेंशनल सिस्टम रहा है जो पूरा सदियों से हमारे साथ जुड़ा हुआ रहा है। हम सेगमेंट्स में अपने पैसे को डिवाइड करते हैं, हर उपभोक्ता या हर परिवार अपने हिसाब से चलता है, बचत भी करता है, खर्चा भी करता है, पर खर्चे पे फोकस क्यों नहीं रहा वो समझ नहीं आ रहा। अब बात ये है कि कहीं ना कहीं एक डर का मेरा एक सवाल है, देखिए डर के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि जब अपोजिशन में बीजेपी थी मनमोहन सिंह जी के वक्त पे, देखिए सेज जब आई तो सेज का काफी विरोध हुआ, सेज लेकिन कई जगह बहुत सक्सेसफुल रहा। सेज को हमने डाइवर्ट कर दिया। सेज का कॉन्सेप्ट ये था कि जहां पे किसान फसल नहीं उगा पा रहा है वहां पानी भेज करके आप वहां पे जो ऐसी लैंड है जो यूजफुल नहीं है, हाँ। लेकिन हमने सेज का कॉन्सेप्ट बदल दिया। आप कई जगह राजस्थान को ले लीजिए, जहां पे चाहिए, यानी कि किसान की जो जमीन फसल बोने वाली आप उसके लिए एक्वायर कर रहे हो, आप दूसरी लैंड लीजिए, आप पानी को भेजने की कोशिश कर रहे हो। आप गुजरात को मैं कहूंगा, चाहे मोदी जी ने उस वक्त विरोध किया 2005 में,
लेकिन उसके बाद में सक्सेसफुल जो सेज गया वो गया गुजरात में, गया महाराष्ट्र में, गया कई स्टेट्स में गया, पानी पहुंचा, उन्होंने बिजली पहुंचाई। भाई जब पानी बिजली आप पहुंचा रहे हो तो कहीं पे भी हो तो प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। मूल जरूरत यही है। सेज का कॉन्सेप्ट बदल दिया, आज भी सेज की आवश्यकता है। दूसरा, आपको लगता है कि उम्मीदें ज्यादा जगह दी, उम्मीदें जितनी की, जैसे कि उम्मीद की मैं बात करना चाहूंगा, आप बताना इस बात को लेकर के, सब लोग हम लोग हैं, शालिनी जी गृहिणी है लेकिन वास्ता बहुत अच्छे से अच्छे परिवार से हैं, तो मालूम चलता है। इंस्पेक्टर राज को लेकर के कहा गया था कि इंस्पेक्टर राज बिल्कुल खत्म होगा। एक इंस्पेक्टर राज अपने आप में टेरर होता है कि जीएसटी आपने लागू किया, जीएसटी के और से पता नहीं कॉन्सेप्ट में है कि नहीं है। इंस्पेक्टर से आप अगर जीएसटी में थोड़ा भी ऊपर नीचे आप जीएसटी का अपना जो एक इन्होंने फॉर्म कर दिया एक सिस्टम को, उसके लोग आ जाएंगे, इंस्पेक्टर्स इनकम टैक्स के लोग आ जाएंगे आपके पास, साहब इतने टाइम पे आपने नहीं भरी, इस वजह से आपको नोटिस, और नोटिस के जो मैं देखता हूं नोटिस के जिस तरह से जवाब, तो एक उम्मीद की जो बात कर रहा हूं, आरपीजे साहब को भी मालूम है, जब सरकार गठित हो रही थी तो हमने चर्चा की थी कि लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा, उस वक्त ये चर्चाएं थी लोगों की। तो ऐसा भी लगता है कि उम्मीदें ज्यादा पाल करके बैठ गए, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी है। एक्चुअल में सर देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने वैसे देखिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लाएं और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप काम करें, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन भरोसे नहीं रहना चाहिए केवल उसी के ही। उसका इतना बड़ा इंपैक्ट और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस पे, इनकम टैक्स की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत बड़ा सिस्टम बेस्ड है। डायरेक्ट नोटिस आ रहे हैं असेसीज के पास, वो अपने आप सब कुछ, क्योंकि फार्मूले फिक्स हैं, ये नहीं हो तो आप ये करना है, ये नहीं हो तो आपको ये करना है, ये नहीं हो तो मशीन कंप्यूटर कर रहा है वो काम। अब उस कंप्यूटर के उस पूरे सिस्टम का इंपैक्ट ये है कि व्यापारी व्यापार ना करने के अलावा बेचारा व्यापार पे कम फोकस रह गया, अपने आप को बचाने पे फोकस है, जो पहले से है उसको बचाने पे फोकस है। मैंने आज 1 करोड़ रुपए कमा रखा है, मेरी कैपिटल है, मैं उसको बचाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं नए व्यापार पे तो फोकस कर ही नहीं पा रहा, कैसे मेरे पास कस्टमर आए, कैसे मैं अपने व्यापार को बढ़ाऊं, कैसे मैं ऑनलाइन जा पाऊं, कुछ कर ही नहीं चाह रहा कोई। सर एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां आ रही है कि जो पूरा सिस्टम है वो एकदम से पूरा का पूरा, एक्चुअल में क्या है, आप मैं किसी भी उसमें बात करूं सिस्टम में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप एक साथ लागू कर दोगे, मैं व्यापार में ही बात कर रहा हूं सीधा सीधा, अगर सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप व्यापारी के हाथ में एक साथ आपने उस पर लागू कर दिए, वो बेचारा अपनी जो करंट कैपिटल है उसको सेव करने में लगा हुआ है कि उसको कैसे मैं सेव कहना चाह रहे हैं नोटबंदी और जीएसटी के बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए था। सर हाँ देखिए ऐसा है, जब हम अपने घर में भी किसी चीज को करते हैं तो हम अपने घर में या कहीं भी अपन किसी चीज को करते हैं तो एक चीज का हम इम्पैक्ट देखें। आप जीएसटी लेके आए, आप नोटबंदी लेके आए, उसका इम्पैक्ट जब एक साथ हमें पता था, बिल्कुल आप किसी भी सरकार को ये पता होता है कि जब हम एक सिस्टम लेके आए तो उसका इम्पैक्ट तो देखें हम, उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो मैं मान के चलूं कि उस प्रोजेक्ट किसी भी चीज को आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका अचीवमेंट, उसका इम्पैक्ट, वो सब तो इकोनॉमी पे देखो आपने ना अचीवमेंट असेस किया, ना आपने उसमें अपना एक पूरे सिस्टम को असेस किया कि क्या उस पे जाकर के परेशानी लोग भोग रहे हैं और उस परेशानी से हम कैसे निकालें, उसके उपाय आपने दिए नहीं। उससे पहले आपने दूसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर आप तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए, आपने सब कुछ बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर दिया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय चल रही है, असेसीज को लगातार डिमांड, हर दूसरा व्यापारी केवल असेसमेंट के बाद में डिमांड्स झेल रहा है। आप जीएसटी के अंदर भी, अब जीएसटी भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जीएसटी के बाद में लास्ट फेज जिसका भी आप चर्चा कर रहे हैं वो आना शुरू होगा, 100% होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डर के मारे जीएसटी को बंद करवा लिया, या लोगों ने समझना, क्योंकि एक्चुअल में व्यापारी, आप इतना सारा एक साथ जब इम्पैक्ट करोगे तो व्यापारी उसको समझेगा कैसे। अभी भी व्यापारी को सीए की जरूरत है, विशेषज्ञ की जरूरत है, जबकि ये इतना सिंपल और इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए। मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में, एक्चुअल में इनकम टैक्स की कंसेप्ट इतनी सिंपल होनी चाहिए कि मैं अगर पैसा कमा रहा हूं तो मैं केवल एक प्लेन पेपर पे अगर डिक्लेरेशन दे दूं कि साहब ये मेरी इनकम है, ये पैसा है, मैंने ये डिक्लेयर तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद उसको असेस करे। आप किसी भी फॉर्म में गलती कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो उसका एक नोटिस आ रहा है, फिर आप अपील में जा रहे हो, तो व्यापारी बेचारा इसी में उलझा हुआ है। व्यापारी उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पूरे तंत्र में, जाल में इतना उलझ चुका है, तो आप उसका सरलीकरण करें। आप हर एक व्यक्ति को चोर ना समझें कि भाई वो चोर, आप उसको ये घोषित ना कर दें कि आप गलत कर रहे हो, आपने ये सब कर दिया, तो वो बेचारा उसी से में उलझा, व्यापार तो कर ही नहीं पा रहा। जी, मैं आऊंगा आपके पास में, शालिनी जी के पास में वापस एक बार जाना चाहूंगा। शालिनी जी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि डर की बात जो आई है कि पैसा तो देखिए, मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खाने भी जा रहे हैं, होटल्स में अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो वहां पे भी फुल मिलते हैं, प्लेन्स में भी आप देखेंगे तो कि हाँ सर्विस सेक्टर कोई भी सब जगह है, लेकिन फिर भी ऐसा डर क्यों है लोग, जैसे कि पंकज जी, क्योंकि देखिए 40 के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, ये एक ग्रुप को लीड करते हैं, तो वो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई चर्चा में से निकल कर आई है बात, वो
और एक आम रूप से हम देखते हैं कि लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं मार्केट में। सबसे बड़ी जो दिक्कत सरकार के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट में मनी फ्लो नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप जहाँ पे भी जाएं, होटल्स के अंदर रूम नहीं मिलते, रेस्टोरेंट के अंदर वेटिंग है। मेरे हिसाब से अब बाइंग इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। जब तक आप चीज़ बाय नहीं करोगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, बाइंग का एक कंसेप्ट ये होता है कि एक बहुत बड़ा ही एक साइकिल चलती है बाइंग इकोनॉमी से। अब जो जैसे आप पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश की एक प्रॉब्लम हमेशा ये रही है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता बराबर। किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी एजेंडे का, किसी भी रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। जो बीच की जो चेन है, कहीं ना कहीं ये मैं समझती हूँ कि करप्शन के कारण ये जो आप कह रहे हैं कि एवरीवन इज ब्लाइंडेड, एवरीवन इज स्केयर्ड, सब डर भयभीत। अब जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोग, हम लोग बचपन से एक बात सुनी है जो शायद मैं ये समझती हूँ कि सब इसके ऊपर अग्री भी करेंगे कि यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमारे देश में कुछ लैंड खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, बैंक में डालते हैं, अलग अलग चीजों के अंदर निवेश किया जाता है। आप पूरा पैसा एक जगह नहीं लगा देते हो, अलग अलग जगह के अंदर डालते हो। अब अगर आप बैंक में डालने की सोच रहे हैं तो बैंक के रेट्स तो इतने कम हो गए हैं कि आपने पैसा तो डाल दिया, आप निकाल तो सकते नहीं हो और इंटरेस्ट उसका कुछ नहीं मिल रहा। लैंड खरीदने का जो हमारे देश के अंदर जो कंसेप्ट है ऑफ ब्लैक इतना देना है और वाइट इतना कम देना है, तो रियल एस्टेट पे जो मार पड़ी है इस टाइम पे, रियल एस्टेट के कारण एक इकोनॉमी में एक स्लम जो दिख रहा है। बट ये मेरी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वी हैव टू वेट एंड वॉच। शायद ये आगे बहुत अच्छे परिणाम बताएगी, क्योंकि ब्लैक मनी को रोकने का जो सरकार ने एक जोर से मुहिम किया है, उस पे हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि थोड़े कष्ट हो रहा होगा, हर इंसान को हो रहा होगा, बिकॉज फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी ऑफ मनी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। क्या मैं कहूँ, आप ऑनलाइन और बिल्कुल आप उसकी बात कर रहे हैं कि आप हर देखिए आज ही मैं का आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं आलू खरीदने बाहर जाती हूँ मंडी में तो एक रेट है, 20 रुपए किलो है, मगर मैंने आज बिग बास्केट से आलू मंगाए हैं अपनी अलग ग्रोसरी के साथ, आपको आश्चर्य होगा 1 रुपी केजी के हिसाब से मंगाए हैं। तो ये 1 रुपी केजी इज द रेट ऑफ पोटैटोज, क्योंकि जो मैंने दूसरी चीजें ऑर्डर की हैं, जो दूसरा ग्रोसरी ऑर्डर की है, उसके लिए मुझे ये लाभ मिला है। अब ये लाभ मुझे एक ऑर्डिनरी हॉकर या जो सब्जी बेचता है वो नहीं देते। तो क्या करते हैं लोग, सारे बिग बास्केट और ग्रीन ग्रोसरी इन सब चीजों से खाने के लिए स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन शालिनी जी एक बड़ी चीज देखिए, ये उपेंद्र यादव बताएंगे इस बात को लेकर के, जो हमारी चर्चा कुछ लोगों ने जैसे रिएक्ट भी किया। मैं ये पहले आपने इसको ले लिया क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस है जो राइट, हाँ उसकी बात है। लेकिन एक डर है, आए दिन हम ये देखते हैं कि मेरा पैन कार्ड मेरी जेब में है, मैंने चेक भी नहीं दिया, लेकिन मेरे 2 लाख रुपए निकल गए, मेरे इतने लाख रुपए निकल गए, मेरे 50,000 रुपए निकले, 20,000 रुपए निकल गए। तो उपेंद्र, ये कोई एक चैलेंज है सरकार के सामने कि वास्तव में आप सबको ऑनलाइन तो लेके आ रहे हो, इससे ये तो है कि चलिए फेयर आपकी डील्स हो रही हैं, आप जो भी खरीद रहे हैं आप फिर उसमें, क्योंकि बैंक से जब कार्ड स्विप होगा कितने रुपए का ले, उसमें को बचाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये चिंता है कई लोगों के कि साइबर क्राइम जिस तरह का इसके आड़ में बढ़ रहा है, उस पर सरकार क्या कर रही है? देखो, ऑनलाइन ठगी वास्तव में बहुत ज्यादा हो गई। एक दिन मेरे पास भी एक आईसीआईसी बैंक के फोन आया कि बोले कि आपके अकाउंट नंबर दीजिए। बाद दूसरे दिन मीडिया में मैंने अखबारों में पढ़ा कि ये फेक चल रहा है। तो उनको अब व्यक्ति शिकायत करे तो कहाँ करे? तो इस पे कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सबसे जो मैं रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहूंगी, मैं युवा हूँ, हम चाहते हैं देश और पैसा आएगा जब ही तो कार्ड आएगा। देश और प्रदेश के युवा चाहते हैं कि एक तो जो पेपर लीक प्रकरण होते हैं उस पर एक बड़ा कानून सरकार को बनाना चाहिए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पेपर आउट हो जाते हैं, भर्ती रद्द हो जाती है, न तो अपराधी पकड़े जाते हैं, न उनको सजा मिल पाती है, और न ये पता लग पाता कि पेपर कहां से लीक हुआ, या तो वो एजेंसी लीक कर रही है या प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रही है, पता नहीं हुआ। राजस्थान के 29 दिसंबर की घटना, लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, जो कोचिंग मालिक फरार है वो नहीं पकड़ा गया, और नहीं कहां से लीक हुआ वो नहीं पता चला। तो जो तैयारी करते वो बेरोजगार मारे जाते। दूसरी तरफ एक चीज और कहना, यूनिवर्सिटीज और इनको लेकर के कुछ चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, हाँ कोर्सेज इस तरह का होना चाहिए कि हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आज भी विश्व को टक्कर देने वाले हमारे भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।
नहीं, ये तो जो भी है, जो कोर्स हो, जो शिक्षा के आधारित हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक चीज और बताना मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनको 2 या 3 हजार रुपए मिलते हैं। मोदी जी से मेरा निवेदन है, बजट से मुझे आशा है कि वो फिक्स कर दे कि 10 से 12 हजार रुपए मिलेंगे, और उनकी जो मिनिमम क्योंकि उनका शोषण होता है कि, और उनकी जो योग्यता भी निर्धारित करे कि कोई 10वीं बार पास पढ़ा रहा है, कोई 12वीं पास पढ़ा रहा है, जो बीएड STC है वो भी निर्धारित करे। तो ऐसे कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी। दूसरी बात, देश में किसी को ड्राइवर चाहिए, किसी को कुक चाहिए, किसी को नर्सिंग कर्मी चाहिए, प्राइवेट लोग काफी लोग चाहिए उन लोगों को, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी की वजह से धोखा होता है तो वो लोग नहीं जा पाते। ऐसे सरकार हर 10 किलोमीटर में एक वहां पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोले और सरकार के द्वारा आम आदमी को मुहैया कराए, तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी कम होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, स्किल का कद्र होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि हाँ होना चाहिए, हो रहा है, लेकिन इसका एक प्लेटफॉर्म बने, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्री गवर्नमेंट को लेकर आना चाहिए। कल राहुल गांधी ने कही तो है ये बात, लेकिन रोजगार कार्यालय जिस तरह से, उसमें वास्तव में रजिस्टर होना चाहिए कि भाई इतने प्लम्बर हैं, एजेंसीज उपलब्ध करा रही गवर्नमेंट के माध्यम से होगा तो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म। चीटिंग की वो रहेगी। आज भी सरकार की, आज क्या होता है कि लोग देखते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट का है, चलिए BSNL ले लो यार, ठीक है, कम से कम बिल तो ठीक आ ही रहा होगा। तो ये चीजें हैं कि लोग, चलिए उपेंद्र जी आपके पास में मैं जाना चाहूंगा। कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं जो गौर फरमाना चाहिए और धरातली चीजें हैं, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। बजट ऐसे वक्त आ रहा है जब केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियां खुद समझ नहीं पा रही हैं कि हम क्या करेंगे, तो कुछ उम्मीद की जानी चाहिए कि उन कंपनियों पे भरोसा। देखिए एयर इंडिया 100% के, अभी हरदीप पुरी साहब जो एविएशन मिनिस्टर है, माफ करेगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल साहब 100% हम शेयर इसके सेल आउट कर रहे हैं। आपके BSNL के राजस्थान की मैं जिक्र करना चाहूंगा, शायद 31 जनवरी को 50 पार के कर्मचारी VRS ले रहे हैं 31 जनवरी को, इसको ये आंकड़ा होगा 3700 के पार। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऐसे वक्त बजट आ रहा है तो कुछ भरोसा ऐसे उसमें रखना चाहिए कि सरकार चलिए प्राइवेट सेक्टर में जाए, ट्रेन प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मुंबई अहमदाबाद अभी शुरू की है, दिल्ली से भी चालू की है, तो प्राइवेट सेक्टर पे भी सर्विस को लेकर के अभी माना जाना चाहिए कि हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर है तो सर्विस तो आपको बेहतर मिलेगा। देखिए योगेंद्र जी, ये दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। आप तो जैसे नवरत्न कंपनियों की बात कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में जहां पर भी क्वालिटी या गुणवत्ता या व्यवस्था के अंदर खामी है, उसके पीछे जिम्मेवार हैं उस मैनेजमेंट को देखने वाले ऊपर के लोग जो टॉप ऑर्डर के अंदर है। मैं यहां पर एक बात ही कहूंगा, इन 9 कंपनियों को तो प्राइवेट में जाने छोड़िए, आप भारतीय डाक जो है, इंडियन पोस्ट जो है, इस वक्त वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन पोस्ट की जो सर्विस है वो बिल्कुल छोटे गांव तक भी है, एक छोटे गांव में भी डाकिया है। यदि इंडियन पोस्ट ऑनलाइन सर्विस के अंदर आए तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं इनका इन सब चीजों पर ध्यान कम जाता है और ध्यान इस पर ज्यादा जाता है कि 70 साल में आपने क्या किया और 6 साल में हमने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं। देखिए जनता उब चुकी है, मुझे लगता है कि ये सुनने के कोई आदि नहीं है। जैसे अपन सब मैं आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजबूरी है। इंडिया पोस्ट का मैं वो बात कह रहा हूं जो हमारी चर्चा में आई। इंडिया पोस्ट के ऑफिसेज इतने ज्यादा है, इतना ज्यादा इसका लार्ज स्केल पर ब्रांचेज है कि ऑनलाइन मार्केट में इंडिया पोस्ट वर्ल्ड के अंदर नाम कमा सकता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। व्यवस्था जो चल रही है तो कहां टाइम कम है। मैं एक बार आरपी विजय साहब का जवाब ले लूं। विजय साहब, 2-3 चीजें निकल करके जो सामने आ रही हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इन सब चीजों को तो बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन 2-3 चीजें हैं साहब जो डर के साथ में जो जोड़ रहा हूं। लोगों को ये लगता है कि मैंने अगर कार्ड स्वीप करके इतनी बार कर दिया तो मेरे पैसे तो नहीं कटेंगे, एक लिमिट तय कर दी। आप देखिए सिस्टम बता रहा हूं मैं, बैंक्स के जो एटीएम है किसी में 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते आप, लिमिट नहीं, जबकि आपकी 20,000 25,000 तक भी है। किसी में 8,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। ये स्थितियां बन गई कि वो बिल लिखा हुआ जाता है कि 8,000 से ज्यादा आपकी इसमें से आप कार्ड से नहीं निकाल सकते। तो कुछ, और दूसरा साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए कि मेरा कार्ड मेरी जेब में, मेरे चेकबुक से चेक नहीं निकला, पैसे निकल रहे हैं। योगेंद्र जी, आप बात को आप मानेंगे, अभी आप ही कह रहे थे कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, और 7,000 या 10,000 या 20,000 की अगर कोई लिमिट है कार्ड की तो वो तो ज्यादा बेटर है।
सपोज करो किसी गलत हाथ में अगर कार्ड पड़ जाए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर। एटीएम से मैं आपकी बात को समझ गया, जिस एटीएम बूथ पे आप जा रहे हैं उसकी लिमिट बता रहा हूं मैं। कौन सी चीजों को एक साथ जोड़ के कह रहा हूं, आपकी बात को मैं नहीं काट रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो उल्टा बढ़िया हो जाएगा कि सपोज करो अगर साइबर क्राइम आपका बढ़ रहा है, उस समय अगर सपोज करो उसकी लिमिट 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया निकलेगा उससे एक बार, तो ये तो कम से कम बचत है कि अगर 20,000 है, 25,000 है, या 8,000 है, या 10,000 है। दूसरी चीज अभी आप बता रहे थे, पंकज जी बता रहे थे कि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो हमेशा फायदा ही हुआ है। आज की तारीख में कोई मैनुअल कोई आदमी गलत काम कर नहीं सकता, कंप्यूटर किसी का साथ देगा नहीं, किसी को साथ में लेगा नहीं, वो तो अपने हिसाब से जो उसमें फीड किया हुआ है उसके हिसाब से अपने आप निकालेगा। और एट रेंडम कोई भी चीज अगर सैंपलिंग में आता है तो उससे वो स्क्रूटनी आती है। दूसरी चीज आज की तारीख में जो भी काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, और आने वाले टाइम में जो इनकम टैक्स के असेसमेंट हो रहे हो तो और भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। अभी आप बात बता रहे थे एमएसएमई सेक्टर की बात बता रहा हूं, अभी जीएसटी के अंदर बोलो कलेक्शन की आप जो कमी बात कर रहे हो, 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमी बता रहे हैं, किस तरीके के कांड हो रहे हैं। आदमी आयरन एंड स्टील खरीद रहा 500 करोड़ रुपए का, उसको एक्सपोर्ट दिखा रहा है गारमेंट का, और उसका इनपुट क्लेम वो क्लेम कर रहा है कितना, 90 करोड़ रुपया। एक इंस्टांस बता रहा हूं, एक छोटा सा इंस्टांस है, किस तरीके से व्यापारी गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, जबकि ये ऐसा नहीं कि चूना लगा सकता है, मिसमैच, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है कि मिसमैच में पकड़ में आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। तो आज की तारीख में ये सारी चीजें कहां से आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही है। मिसमैच हो जब हो रहा है तो वो पकड़ के नोटिस दे रहा है। आज की तारीख में जो नोटिस जारी हुए डीजीसीआई की, जो आज की तारीख में जो छापे पड़ रहे हैं, कितनी रेवेन्यू लीकेज हो रही थी, वो सिर्फ ये नहीं कि कानून जो है वो सबके लिए है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। बड़ा आदमी बड़ा कांड कर रहा था, 500 करोड़ रुपए का बोलो एक्सपोर्ट वो दिखा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में माल उसने बेचा है। इसी तरीके से जो आप चीजें बता रहे हैं, कोई भी चीज जो भी बात आ रहे हैं, ये सरकार की निगाह में, और सरकार बहुत सावधानी से, मोदी जी की जो सरकार है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और सिर्फ हमारे जो आरपी विजय साहब, आप तो देखिए सीए आपके पास में भी लोग आते होंगे, एक बड़ा दुर्भाग्य जो मैं बताता हूं आपके डिपार्टमेंट जिनका आप जिक्र करें, चाहे इनकम टैक्स की आप कर रहे हो, चाहे आप डीजीसीआई की कर रहे हो, ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं आज, और आप कहेंगे तो मैं मिलवा भी दूंगा। व्यापारियों के अगर इनकम टैक्स और डीजीसीआई वाले चले जाते हैं तो कहते हैं साहब आप तो झुकिए और मेरी नौकरी बचाने के लिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसे सरेंडर करिए। ये स्थितियां बनी, आपके पास में व्यापारी भी आते हैं, सारे सिस्टम को बदलिए। ये थोपा जाता है, थोपा जाता है। मैं उदाहरण के साथ में बता सकता हूं आपको, थोपा जाता है। आप क्या बार सर्च करने के लिए आ गए, कह रहे सब है ही नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, तो उससे थोपा जाता है कि कुछ भी नहीं है, 90 लाख को सरेंडर करिए, 2 करोड़। ये स्थितियां बन रही है। नहीं पंकज जी बताएंगे सच्चाई है कि नहीं है ये? योगेंद्र जी मेरी बात सुनो पहले। सर मेरे भी 100 पूंजीपति दोस्त हैं जो कहते हैं मोदी जी ने नमो ऐप बना रखा, आपकी कोई भी शिकायत हो सर उत्तर नहीं आता, उत्तर नहीं आता, उत्तर नहीं आता आपको। नहीं, इसका मतलब किसी ने आपको बताया, वो गलत बताया है। नमो ऐप के अंदर अगर कोई भी शिकायत गई है सर, उसका डेफिनेटली उसका आंसर आएगा, जवाब आएगा, आना चाहिए सर। उम्मीद तो मुझे भी यही है, लेकिन मैं आपको दिखवाऊंगा, उनसे मैं मिलवाऊंगा, उनका करवाइए के साथ आप मेरे को मिलाइएगा। ऐसा अगर कोई बात हो तो। बाकी मैं आपको बता दूं कि संबंधित सरकार को जाता है, संबंधित सरकार अगर बीजेपी की है तो हो सकता है काम कर ले, कांग्रेस की है तो थोड़ा धीमे काम करे। काम तो सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाली काम नहीं करेंगे। विजय साहब मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। हम ये सीरीज जारी रखेंगे, रोज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बजट 1 को आएगा, तब तक हम ये चर्चा किसी न किसी अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्री टॉक्स हैं कि जनता के बीच क्या चल रहा है और क्या किस तरह की उम्मीद निर्मला जी से, निर्मला का निर्मल बजट हो, ऐसे अपेक्षाएं सभी को हैं। तो चल आज इतना ही बजट 2020-21 में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो बड़ी खबर के रूप में आज दिन भर सुर्खियां बटोरती रही। आज दिन भर जो खबरें खास तौर से चर्चा का विषय बनी रही उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो आपको सबसे पहले बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर और शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। इसके अलावा कई छात्र संगठन भी यहां विरोध जताने पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। यहां पर प्रदर्शन के बीच देसी बम फेंके गए और गोलियां भी चलाई गई। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। सीएए और एनपीआर के खिलाफ भारत बंद को लेकर बिहार में अब तक मिला जुला असर देखने को मिला है। भारत बंद के दौरान राजधानी पटना में प्रदर्शनकारियों के उग्र होने के बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। वहीं बिहार के अन्य इलाकों में भारत बंद में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। पुणे में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुणे पुलिस ने बताया कि अब तक 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में तो बंद का असर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला, जबकि कई जिलों में प्रमुख बाजार की कुछ दुकानें बंद रहीं तो कहीं खुली रहीं। तो नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर रजिस्टर के मसले पर पिछले करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई संगठनों द्वारा हर रोज प्रदर्शन किया जा रहा है और मार्च किया जा रहा है। आज भी कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जहां गुजरात और यूपी के सहारनपुर में भी बंद का असर देखने को मिला। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। पहली तस्वीर गुजरात की है, जहां पर बंद का किस तरह से असर देखने को मिला है। पुलिस वहां पर चाक चौबंद इंतजाम के साथ तस्वीरें सामने हैं। दूसरी तस्वीर है यूपी के सहारनपुर की, जहां भी बंद का असर देखा गया। ये जो बंद है सीएए एनआरसी के विरोध में था, भारत बंद। तो गुजरात और यूपी की तस्वीरें। तो पवन कुमार शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत बंद का आज आह्वान किया गया था और काफी सारे स्थानों पर इसका असर देखने को मिला है। जो अभी हमने तस्वीरें गुजरात और यूपी के सहारनपुर की भी देखी, क्या कुछ जानकारी है बंद का किस तरह का असर हर जगह पर देखने को मिला है? क्या किसी प्रकार की दुर्घटना सामने आई है या फिर इसका कहीं विरोध निकल कर आया? जी प्रीति, मैं बिल्कुल बता दूं कि बहुजन क्रांति मोर्चा और दूसरे संगठन की ओर से भारत बंद बुलाया गया था, जिसका असर कहीं पे देखने को मिला है। मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत बंद का असर था, उससे सबसे पहले बात हम पुणे की करें तो पुणे में भारत बंद के चलते करीब 250 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने मना करने के बावजूद उन्होंने जो शांति तरीके से उन्होंने बंद नहीं किया। इसके चलते पुलिस को लगा कि ये शांति भंग में कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा न दे, इसके चलते 250 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बंद का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, जबकि उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, जैसे अभी सहारनपुर, जनपद सहारनपुर, आगरा वगैरह, इस तरीके की कई, बलरामपुर, इस तरीके के कई जो जनपद है वहाँ उत्तर प्रदेश की जो ये प्रमुख बाजार है वहाँ कुछ दुकानें बंद रही तो कुछ दुकानें खुली रही। अयोध्या जिले की हम बात करें तो अयोध्या जिले में बहुजन मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके कारण जिले में जो बुधवार को मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र है वहीं पे बंद का असर दिखा और दुकानें बंद रही है। अन्य जगह मार्केट खुले रहे, इस बंद का कम असर देखने को मिला। वहीं क्योंकि हम पुणे की बात करें तो पुणे में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो भारत बंद बुलाया गया था उसके समर्थन में लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जो पुणे पुलिस है उन्होंने 250 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी है उनको हिरासत में
लेके और कहीं न कहीं जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे, इसके चलते उनको हिरासत में लिया कि कहीं ये जो प्रदर्शन है ये उग्र रूप न ले, किसी तरीके की सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके चलते उन्हें 250 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। बड़े नुकसान से बचने के चलते वहीं सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिले। पश्चिम बंगाल के पश्चिम यूपी की हम बात करें तो सीए और एनआरसी के विरोध में जो बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से बंद तथाकथित बंद को लेकर मेरठ की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिला। हापुड़ अड्डा, इसी जो भगत सिंह मार्केट है वह बंद के आह्वान पे एक वर्ग में तो दुकानें बंद रखी, जो दूसरे वर्ग ने अपनी दुकानें खोलकर बंद का समर्थन नहीं किया। मुंबई की बात करें तो जो मुंबई में कई ट्रेनें रोकी गई।